लिक्विड सोल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 में प्यारे बच्चों हमको क्या करना है। देखो पहले लेक्चर में मैंने पूरा राउल्स लॉ के बारे में डिटेल दे दी, दूसरे लेक्चर में मैंने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल दे दी। अब सॉल्यूशन चैप्टर में क्या बचता है, एक आइडियल नॉन आइडियल और दूसरा हेनरीज लॉ। तो आज हम इन दोनों टॉपिकों को पढ़ेंगे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं और हेनरीज लॉ क्या होता है। ठीक है, तो चलो दोस्तों डिस्कस करते हैं टॉपिक को। और होपफुली मुझे जो लगता है कि आप सभी बच्चे जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने काफी टाइम आगे खींच लिया है। काफी टाइम खींचने के मतलब हमने 20 डेज के आसपास की प्रिपरेशन कर ली है। तो 20 डेज में आप लोगों ने भी बहुत सारी चीजें सीखी होंगी और मैंने भी तुम लोगों से बहुत सारी चीजें सीखी। क्या कि इतना ज्यादा उत्साह कैसे बना के रखा जाता है पढ़ते हुए। तो प्लीज 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 सभी बच्चे चीजों को रिवाइज खूब करें, क्वेश्चन खूब लगाएं और डाउट भी खूब पूछें। जी जान लगा के पढ़ते रहिए और सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ते रहिए। क्यों? जब जब मंजिल पास आती हुई दिखे तो कदम और तेजी से बढ़ा दीजिएगा। मंजिल पास आती हुई दिखे तो कदम और तेजी से बढ़ा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब जब मंजिल पास आती है तो खतरे भी बहुत आते हैं। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो बच्चों को दूसरी चीजें भी बहुत याद आ रही होंगी कि यार लगातार पढ़ रहा हूं, चलो कुछ खेल लेता हूं, कहीं मूवी देख लेता हूं, दोस्तों के साथ घूम लेता हूं। तो ध्यान रखिएगा, मंजिल पास आती ही दिखे तो डाइवर्ट ना हो, सिर्फ एक जगह पर फोकस रखें। और वो फोकस क्या है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और अच्छे से जी जान लगा के पढ़ें। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे तो सैचुरेशन आता रहता है, बच्चों में सैचुरेशन आता रहता है। बच्चे कहते हैं यार डेली यही काम हो रहा है, तो उसको आप बनाए रखें, स्टेमिना को बनाए रखें। ठीक है, इस बात पे कभी फोकस ना करें कि डेली यही काम करना पड़ रहा है। इसके लिए क्या करना पड़े, इसके लिए आप क्या किया करो, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं, एम्स हैं, उनकी फोटो देखो, उनके बारे में पढ़ो, तो आपको अच्छा फील आएगा कि नहीं यार हमको भी वहां होना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सैचुरेशन आ गया होगा, थोड़ा सा फीलिंग डाउन हुई होंगी, फिर से वो बढ़ जाएंगी और फिर तुम जी जान लगा के पढ़ने लगोगे, फिर तुम जी जान लगा के पढ़ने लगोगे। तो ध्यान रखिए, जब भी किसी बच्चे को ऐसा फील आए तो वो क्या करे, एम्स के बारे में पढ़े, एम्स के डॉक्टर के बारे में पढ़े और डॉक्टर की कुछ रिसर्च पढ़े या डॉक्टर के जो नेचर होता है उसके बारे में पढ़े, डेली लाइफ के बारे में पढ़े, तो आपको अच्छा फील आएगा और फिर अच्छा फील आएगा, फिर से आप जी जान लगा के पढ़ाई करने लगोगे। ठीक है, चलो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है और क्या बताता है, इस बात का डिस्कशन चालू करते हैं। तो जरा देखो बच्चों, हेनरीज लॉ में क्या बताना है और कैसे डिस्कस करना है, गौर से देखो। हेनरीज लॉ जो एप्लीकेबल है वो है गैस लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। गैस लिक्विड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, जरा इस बात को पहले आप समझें कि गैस लिक्विड सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता है, जो लिक्विड होता है प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो लिक्विड होता है वो कैसा होता है, सॉल्वेंट होता है। जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। लिक्विड को हम यहां पर सॉल्वेंट मान के चलते हैं। ठीक है, और गैस को हम ऊपर से पास कराते हैं ऐसे, ये हमारे पास गैस मॉलिक्यूल, ये, और कुछ गैस इसमें से डिसॉल्व हो गई है इस तरह से ऐसे, और इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम आ गया है। तो जरा बता सकते हो कि ये कौन सी गैस है, ये अनडिसॉल्व गैस है, जो पानी में डिसॉल्व नहीं हुई है, अनडिसॉल्व्ड गैस है। और बच्चों ये कौन सी गैस है, ये डिसॉल्व गैस है, जो लिक्विड में डिसॉल्व हो गई है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो ये अनडिसॉल्व गैस है और ये डिसॉल्व गैस है। तो जब कहीं पर भी आप पानी में गैस को डिसॉल्व कराते हो प्रेशर की प्रेजेंस में, तो क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम आता है। तो हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है, हमारे पास जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ है वो ये स्टेबलाइज हुआ है। कौन सा, देखिए बच्चों, हमारे पास इक्विलिब्रियम आया अनडिसॉल्व गैस, अनडिसॉल्व्ड गैस और बच्चों डिसॉल्व गैस के बीच में। अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में जब इक्विलिब्रियम आया तो आप लोगों का मन कर रहा होगा कि सर हम उसके प्रोसेस को बताएंगे कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जब आप बताना चाहते हो तो प्लीज बताइए ना, जल्दी से बताइए कि ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक होगा। जरा बताओ, जब गैस पानी में गई तो डिसॉल्व कैसे हुई, डिसॉल्व ऐसे ही तो हुई होगी। वाटर का जो पोलर पार्ट है
वो गैस के साथ इंटरेक्ट हुआ होगा ऐसे, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये गैस का पार्ट है ना। गैस को मैं थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं, ये देखिए ये गैस है, तो ये हमारी गैस है और ये हमारा वाटर है। तो इसका मतलब जब गैस पानी में जाती है तो इंटरेक्शन डेवलप होता है। और मेरे दोस्तों यदि इंटरेक्शन डेवलप हो रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। क्यों? क्योंकि एनर्जी निकलेगी, और एनर्जी निकलेगी तो प्रोसेस का नाम क्या रखोगे, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब अनडिजॉल्व गैस और डिजॉल्व गैस के बीच में कैसा रिलेशन होता है, थर्मोडायनेमिक के बेसिस पे डेल्टा एच निगेटिव होगा और प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। इतनी बात ठीक हो गई। तो जब किसी गैस को लिक्विड में डाला जाता है तो कुछ अमाउंट में गैस डिजॉल्व हो जाती है, और जो गैस डिजॉल्व हो जाती है उसमें ये सिचुएशन रहती है। अब बच्चों ने कहा कि सर ये बात तो ठीक है कि ये सिचुएशन रहती है, इसमें थोड़ा सा और बताइए। और क्या? बच्चों ने कहा सर सॉल्बिलिटी के बारे में बताइए कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस। तो जरा देखो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस के बारे में कुछ बताते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर हैं जो सॉल्बिलिटी ऑफ गैस पे इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर नंबर 1 वो क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ये कॉन्सेप्ट एक बार मैं और भी बता चुका हूं, लाइक डिजॉल्व लाइक। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है, पोलर गैस पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। यदि हमारे पास कोई गैस पोलर है, पोलर गैस का मतलब जिसका डाइपोल 0 ना हो, वो किस में सॉल्युबल होगी, पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी। और नॉन पोलर गैस नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब ये कि नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे सॉल्बिलिटी डिपेंड करती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड। अब बताओ इनमें से किसकी सॉल्बिलिटी वाटर में ज्यादा होगी, वाटर हमारा क्या है, सॉल्वेंट। बताइए कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्बिलिटी वाटर में ज्यादा होगी कि सल्फर डाइऑक्साइड की वाटर में सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी? क्या कोई बच्चा बता सकता है? तो जरा देखो कैसे बताना है। ये हमारे पास कैसा है, पोलर है। क्यों? क्योंकि वाटर में डाइपोल होता है, ये देखो सबको पता है। अब इसमें आओ, मैंने आपको पढ़ाया है सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है, अटैच्ड एटम सारे सेम है, तो डाइपोल कितना होगा, 0। इसका मतलब ये गैस कैसी है, नॉन पोलर है। सेंट्रल एटम के पास यदि एक लोन पेयर हो तो हमेशा डाइपोल होगा, और यदि डाइपोल होगा तो क्या गैस कैसी होगी, पोलर। और ये नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसका डाइपोल 0 है। डाइपोल वाले टॉपिक में पढ़ाया था, यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं है और सारे अटैच्ड एटम सेम है तो प्यारे बच्चों डाइपोल ऑलवेज क्या होगा, 0। और यदि सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है तो ऑलवेज डाइपोल होगा, और सल्फर में एक लोन पेयर होता है। तो अब देखो ये पोलर और ये पोलर, और ये पोलर और नॉन पोलर, इससे सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा निकल के आ गई? आप सभी बच्चों ने बता दिया कि सर सॉल्बिलिटी ज्यादा है किसकी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। ये देखो तो किसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा हुई, सल्फर डाइऑक्साइड गैस की सॉल्बिलिटी ज्यादा हुई, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो फैक्टर नंबर 1 ये हो गया। अब फैक्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं, जरा समझो कि दूसरा फैक्टर क्या है जिस पर हमें फोकस रखना चाहिए। दूसरा नंबर का फैक्टर, तो दूसरा नंबर का फैक्टर है कि सॉल्बिलिटी जो होती है, गौर से समझिएगा, सॉल्बिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इससे निकाल सकते हैं। रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड में क्या है, अनडिजॉल्व गैस है। इसका मतलब डिजॉल्व गैस से अनडिजॉल्व गैस की ओर जाओगे, और डिजॉल्व गैस से अनडिजॉल्व गैस की ओर जाओगे तो सॉल्बिलिटी कम हो गई ना मेरे दोस्त। सही है कि नहीं, समझ तो पाए ना भैया, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और मेरे दोस्त जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो सबको बताया गया है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। तो जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो इसका मतलब तुम अनडिजॉल्व गैस फॉर्म कर रहे हो, इसका मतलब डिजॉल्व गैस कम होती जा रही है, और डिजॉल्व गैस कम होने का मतलब सॉल्बिलिटी कम होती जा रही है।
तो टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, फैक्टर नंबर 3, फैक्टर नंबर 3 अपने काम का है। वो फैक्टर क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर को ही हेनरीज लॉ कहा जाता है। आप लोगों ने सोचा होगा कि हेडिंग तो हेनरीज लॉ पढ़ी है, तो अभी तक कहीं आया नहीं है, तो अब आएगा ना यार दोस्त, है कि नहीं? जब बच्चे कहेंगे तब आएगा। अब जरा इसको समझो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ही हेनरी लॉ है कि यदि हम प्रेशर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो पहला पॉइंट इसको समझो, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो होती है वो प्रेशर बढ़ाने से बढ़ती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस इन इंक्रीजिंग ऑफ प्रेशर ऑफ गैस। यदि आप गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी प्यारे बच्चों, इंक्रीज करेगी। अब कितनी इंक्रीज करेगी, कैसे इंक्रीज करेगी, ये हेनरी लॉ बताएगा। कैसे बताएगा जरा गौर से समझिएगा। ठीक है, अच्छे से इस बात को सभी बच्चे समझेंगे कि हेनरी लॉ क्या बताता है। देखो यार, ये हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा। अब प्यारे बच्चों, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, कोई लिक्विड ले लिया है इस तरह से ऐसे। अब किसी बच्चे ने इसमें एक गैस डिसॉल्व कर दी कुछ इस तरह से। ये डिसॉल्व गैस है और ये अनडिसॉल्व गैस है, ये देखो, और इनके बीच में इक्विलिब्रियम आ गई। तो जरा आप देखिए कि हेनरी भाई साहब ने क्या बताया। हेनरी भाई साहब का कहना था कि जितना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कराओगे, ठीक है, जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई कराओगे उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी, उतनी ही ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी। उन्होंने बताया द अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑफ गैस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर ऑफ गैस। इसी बात को हेनरी ने ऐसे लिखा कि गैस का प्रेशर उस गैस के मोल फ्रैक्शन के, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मोल फ्रैक्शन है इसको जरा गौर से सुनिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। देखो ये बात मैं पूरी क्यों लिख रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। यहां पर ही बच्चे गलती करते हैं, यहां पर ही आपको फोकस करना है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन है, मतलब इस जगह का मोल फ्रैक्शन है, वो इस जगह का मोल फ्रैक्शन नहीं है। ध्यान रखना, गैस के मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन नहीं है। मान लो यहां पर एक से ज्यादा गैस होती तो यहां का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया जा रहा है, यहां का मोल फ्रैक्शन दिया जा रहा है जो गैस डिसॉल्व हो रही है। और प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या आ जाएगा, हेनरी कांस्टेंट आ जाएगा ऐसे। ये देखो, तो हेनरी लॉ ये होता है। इस बात को जरा गौर से समझो। अब कौन कौन क्या क्या है इस पर फोकस जरूर होना चाहिए, यही मेन पॉइंट है। देखो, जिस गैस का प्रेशर लोगे, ये क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। जिस गैस का प्रेशर लोगे उसी गैस का मोल फ्रैक्शन है किसमें, सॉल्यूशन में। ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों ऐसे लिख के आएगी। देखो, मोल ऑफ गैस, मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ लिक्विड, ऐसे लिखोगे। जिस गैस का प्रेशर लोगे उसी गैस के एनजी, मोल ऑफ गैस, वो कौन से मोल, जो डिसॉल्व हो रहे हैं, वो मोल नहीं जो ऊपर है। ये जो मोल ऑफ गैस एनजी लिख रहा हूं वो ये वाले हैं, डिसॉल्व मोल है। बार बार इस बात पे फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि भैया यही है जो पेपर में आपके क्वेश्चन को निकालेगा। समझ रहे हो ना, इसी बात पे फोकस कराया जा रहा है। ठीक है, फोकस किस पर कराया जा रहा है, निशाने पर। आपके पास पिस्टल है मगर निशाना लगाना नहीं आता है, तो मारोगे कैसे, गोली तो चलेगी, अगल में लगेगी, बगल में लगेगी, वो थोड़ी मरेगा। इसलिए ध्यान रखना, जितना ज्यादा जरूरी पिस्टल होना होता है उससे 100-200 गुना ज्यादा जरूरी निशाना लगाना होता है। तुम्हें चैप्टर में फार्मूला आता है मगर अच्छे से नहीं पता है कौन क्या करता है तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है।
फार्मूला आता है और निशाना लगाना भी आता है कि भैया कौन क्या है, तो समझ लो हमेशा ठाए मारोगे वो ढेर, क्वेश्चन निपट जाएगा। तो जरा ध्यान रखिएगा, P क्या है, प्रेशर ऑफ गैस, Xg क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन, उसमें Ng क्या है, वो मोल गैस के जो डिसॉल्व हो गए हैं। एन लिक्विड क्या है, लिक्विड के मोल, यहां के मोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहां का कोई मोल नहीं यूज हो रहा है, ना यहां का मोल फ्रैक्शन ना यहां का मोल, यहां का मोल सिर्फ प्रेशर को डिसाइड करेगा बस। अब जरा देखो ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, इसको तो आप जानते ही हो, इसको क्या है, साइंटिस्ट को सम्मान देने के लिए उनके नाम पे रख दिया, जैसे आप लोग क्या करते हो, हम लोगों के नाम पे कुछ ना कुछ कर देते हो, है ना। तो आपका प्यार उसी तरह हम लोगों का प्यार है क्या, KGH, मतलब हेनरी कांस्टेंट। इतनी बात को आप समझ पाए हो कि कैसे अप्लाई करना है। तो ये क्या हुआ, जिस गैस का प्रेशर उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, ठीक है प्यारे बच्चों, और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड, ये लिखा है, ये होता है क्या, हेनरी लॉ। सबसे पहले तो फार्मूले को अच्छे समझो, ये होता है हेनरी लॉ, ठीक है, इस बात को अच्छे समझ रहे हो। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, गौर से मेरी बातों को अब समझिए। देखो वैल्यू ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, वैल्यू ऑफ KH डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, जरा देखो, पहला नेचर ऑफ गैस पे, हर गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, नाइट्रोजन के लिए इसकी वैल्यू अलग होगी, ऑक्सीजन के लिए अलग होगी, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। दूसरा टेम्परेचर पे, टेम्परेचर अलग अलग होगा तो हेनरी कांस्टेंट अलग अलग होगा। तीसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, सॉल्विलिटी ऑफ गैस हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर सभी बच्चे जरा अच्छे से फोकस रखें, ये वाला पार्ट। इसका मतलब यदि किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है तो इसका मतलब वो पानी में कम डिसॉल्व होता है, यदि किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट ज्यादा है इसका मतलब वो डिसॉल्व कम होगा, और किसी गैस का हेनरी कांस्टेंट कम है इसका मतलब वो ज्यादा डिसॉल्व होता है। तो इस बात का जरा ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काम आएगा अपने। इतनी बात ठीक हो गई, ये हमने के बारे में बताया, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और गैस की सॉल्युबिलिटी हेनरी कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब यदि कोई गैस ज्यादा सॉल्युबल है तो उसका हेनरी कांस्टेंट कम होगा, यदि कोई गैस कम सॉल्युबल है तो उसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा। जैसे उन्होंने दो गैस दे दी, गैस ए और गैस बी, दोनों का हेनरी कांस्टेंट बता दिया, और पूछ रहे हैं कि जरा बताओ उसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो जिसका हेनरी कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। इतनी बात समझ गए सारे बच्चे। अब जरा देखो यार, इस पर एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जैसे हमें बातों का थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि करते क्या है। तो जरा देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन करता हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है ना, और आंसर बताइएगा। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान दीजिए। मैंने क्या किया, ये एक लिक्विड ले लिया, इस लिक्विड में क्या है, 10 मोल वाटर है। ये लिक्विड किसका है, वाटर का, कितने मोल का, 10 मोल। और इसमें मैंने क्या किया है, नाइट्रोजन गैस भर दी है ऐसे। अब नाइट्रोजन गैस कुछ डिसॉल्व भी हो गई है, सिर्फ एक गैस है, नाइट्रोजन गैस ऐसे। कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है। और इस जगह का प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर जो दिया है वो दिया है प्यारे बच्चों 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का हेनरी कांस्टेंट आपको ये दिया है 1 × 10⁵, सॉरी हेनरी कांस्टेंट है ऐसे KH नाइट्रोजन। करना क्या है प्यारे बच्चों, तो जरा देखो आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर या सॉल्यूशन।
कितनी नाइट्रोजन गैस वाटर में डिसॉल्व है उसके मोल निकालने हैं। तो मैंने कहा हम निकाल देंगे, अपने को कोई टेंशन थोड़ी ना है। हम लोग कैसे क्वेश्चन करते हैं, हेनरी लॉ क्या पढ़ाया गया है, हेनरी लॉ क्या पढ़ाया गया है, जिस गैस का प्रेशर होगा उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट होगा और उसी गैस का मोल फ्रैक्शन होगा इन सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन कैसे अप्लाई किया, गैस का प्रेशर, जरा बताओ कौन सी गैस है ऊपर, सिर्फ नाइट्रोजन है, तो जो गैस का प्रेशर होगा वो नाइट्रोजन ही का तो प्रेशर होगा, क्योंकि हमने यहां मिक्सचर नहीं भरा है, सिर्फ नाइट्रोजन भरा है। तो वैल्यू आ गई 4। हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन 1 × 10⁵। अब मोल फ्रैक्शन, इसमें मैंने कितने मान लिए, मैंने मान लिए कि Mg मोल डिसॉल्व हुए हैं, तो कितना लिखोगे, डिसॉल्व मोल ऑफ नाइट्रोजन, डिसॉल्व मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर, कितने 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा 4 × 10⁻⁵ इक्वल टू Mg, ठीक है ना, इंटू Mg प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 4 × 10⁻⁵ Mg, ठीक है, बाकी आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं छोड़ दे रहा हूं, ठीक है भाई प्यारे बच्चों। 4 × 10⁻⁵ इक्वल टू Mg। अब आप सॉल्व कर लें, जो वैल्यू आ जाए वो हो गई, ठीक कर लोगे। अब इसी क्वेश्चन को जरा सा घुमा देता हूं, देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, आप लोग दिमाग लगाइएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैंने फिर से चेंज किया, मैंने कहा एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस कंटेनर में वाटर है इस तरह से, और वाटर प्यारे बच्चों कितना है, 10 मोल वाटर है। डिट्टो सेम क्वेश्चन है, हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन आपको दिया है, कितना दिया है, 1 × 10⁵, ठीक है। अब जो गैस है वो एक नहीं है, गैस का मिक्सचर है, और वो मिक्सचर किसका है, एयर का। यहां पर हम लोगों ने एयर भरी है इस समय, एयर का मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सिर्फ 2 लेना है, ठीक है। एयर में ये 20% के आसपास है और ये 80% के आसपास है, और टोटल प्रेशर ऑफ एयर दिया है, टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज, गौर समझिएगा कितना दिया है, ठीक है, टोटल प्रेशर ऑफ एयर दिया है, वो मैंने कितना रख दिया है, 4 एटमॉस्फेयर। अब मैं फिर वही बात पूछ रहा हूं, व्हाट अमाउंट ऑफ या व्हाट मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर। ये लो, फिर मैंने वही चीज पूछी, अब बताओ कैसे करोगे। तो मैंने फिर देखो क्वेश्चन किया, अब पहले वाले से मैंने थोड़ा सा टफ किया आपके लिए, कैसे टफ किया जरा समझिएगा। किसके मोल पूछ रहा है, व्हाट मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस डिसॉल्व इन वाटर, मतलब नाइट्रोजन गैस के मोल पूछ रहा है। तो प्यारे बच्चों क्या करोगे, हेनरी लॉ कैसे लगाया जाता है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, हेनरी कांस्टेंट ऑफ नाइट्रोजन, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन सॉल्यूशन, ठीक। अब जरा इसको करते हैं, क्या ये प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, चेक करो, ये प्रेशर ऑफ एयर है 4 एटमॉस्फेयर, तो इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर कैसे निकाला जाए। तो मेरे दोस्तों पार्शियल प्रेशर में पढ़ाया था, जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। ये गैस का मिक्सचर ही तो है, जरा बताओ ये क्या है, गैस का मिक्सचर है, ये देखो, और इनका कंपोजिशन क्या है, ये तो जो मोल का रेशियो है या अमाउंट का रेशियो है वही प्रेशर का रेशियो होगा। इसका मतलब टोटल प्रेशर कितना है 4, अब 4 में से 80% कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हो गया, 4 का 80% कितना होता है यार, कोई बताएगा मेरे को यार, 0.8 × 4 3.2, भूल जाते हो यार, और 20% ये, तो ऑक्सीजन का प्रेशर कितना आ गया 0.8। बात समझ पाए क्या किया भाई, जो उनके अमाउंट का मोल का रेशियो है वही उनके क्या है प्रेशर का रेशियो है, और वो क्या है 20/80, तो प्रेशर कितना होगा 80% नाइट्रोजन के थ्रू प्रेशर होगा और
0.8% मतलब 20% प्रेशर किसके थ्रू आया है? ऑक्सीजन के थ्रू आया है। भैया पार्शियल प्रेशर में बताया था ना यार, जब एक ही कंटेनर है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो पी प्रोपोर्शनल एन हुआ, तो जो मोल का रेशियो वही प्रेशर का रेशियो। समझ रहे हो ना यार दोस्त? यार परेशान नहीं करो यार, है ना। तो चलो इसकी जगह कितना डाल दिया? 3.2। AH की जगह क्या डाला जाए भैया? जिसकी गैस उसी का कांस्टेंट कितना है? 1 × 10⁵ अब बताओ मोल फ्रैक्शन, नाइट्रोजन के मोल निकालने हैं, नाइट्रोजन के मोल प्लस 10। कोई बच्चा मोल फ्रैक्शन ये वाला मत डाल देना कि एयर में 80% नाइट्रोजन है तो मोल फ्रैक्शन 0.8 हुआ। अरे भैया यहां का मोल फ्रैक्शन थोड़ी डालना है, मोल फ्रैक्शन यहां वाला डालना है। मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है सॉल्यूशन में क्या है। अब यार सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने से क्या आ जाएगा? Ng की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा स्टैंडर्ड कर दिया। कैसे? तुमको प्रेशर निकालना पड़ा, जो प्रेशर दिया था वो मिक्सचर का प्रेशर था, और हमें यहाँ गैस का प्रेशर रखना है। कौन सी गैस? जो डिसॉल्व हो रही होगी। तो दो जगह गच्चा खा सकते हो क्वेश्चन में, मतलब आपको फंसाया जा सकता है, और वैसे भी तुमको तो कोई भी फंसा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम लोग आंखों से अच्छे से देखते कहां? जिस गैस का प्रेशर, उसी गैस का कांस्टेंट, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। दो ही जगह पे फोकस रखना, दो जगह फंसाएगा। एक तो प्रेशर में आपको परेशान कर सकता है, और एक मोल फ्रैक्शन में। हमें मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन वाले लेने हैं, ध्यान रखिएगा। वो तो कांस्टेंट ही है यार, उसमें क्या परेशान करेगा। कर लोगे हेनरी लॉ? बच्चे कह रहे हैं सर कर लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? आप आगे बढ़ो। तो चलो दौड़ लगाते हैं। प्यारे बच्चों ने कहा सर आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में भी बता दो। तो चलो यार दोस्तों आइडियल और नॉन आइडियल भी देख लेते। सर्दी लग रही है यार, है ना प्यारे बच्चों? तो सर्दी बहुत है, जरा अच्छे से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। चलो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल कर लेते हैं। देखो यार आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या है, गौर से मेरी बातों को समझिएगा। हम लोगों ने हेडिंग लिखी आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, ठीक। इधर लिखा नॉन आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। इधर नॉन आइडियल सोल्यूशन है, इधर आइडियल सोल्यूशन है। अब प्यारे बच्चे आप गौर से समझिए, ठीक है। देखो यार दोस्तों, जैसे आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस थी ना, नॉन आइडियल गैस को रियल गैस बोलते थे, डिट्टो वही है। क्या आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? पहले डेफिनेशन, जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है। राउल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो आइडियल है। राउल्स लॉ को फॉलो करने का मतलब राउल्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो करना है कि नहीं? राउल्स लॉ की इक्वेशन क्या है? ये यदि कोई राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो राउल्स लॉ की इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। अब नॉन आइडियल क्या होते हैं? जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यदि राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हो, डज नॉट फॉलोस। अब यार मेरे दोस्त, यदि ये राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं तो राउल्स लॉ की इक्वेशन को भी फॉलो नहीं करेंगे, मतलब इनका पीटी जो है वो इसके बराबर नहीं आएगा, है कि नहीं? यदि राउल्स लॉ की इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पीटी डज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पीबी नॉट काई बी। ये क्या है? ये कैलकुलेटिंग वैल्यू होती है, ये कैलकुलेटिंग वैल्यू है, और ये हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। और यदि दोनों बराबर हैं तो राउल्स लॉ फॉलो कर रहा है, और नहीं है तो नहीं कर रहा है। समझे? क्यों? पी ए नॉट कांस्टेंट होता है, मिल ही जाएगा। पीबी नॉट कांस्टेंट होता है, मिल ही जाएगा। और काई क्या है? मोल फ्रैक्शन है, और मोल फ्रैक्शन में तुमने 2 मोल और 3 मोल तुम्ही ने तो डाले हैं, तो मोल फ्रैक्शन भी मिल जाएंगे। तो ये कैलकुलेट किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट करके उसका वेपर प्रेशर निकाला जाता है, वो ये है, और इसके बराबर आना चाहिए। आ जाता है तो इसका मतलब राउल्स भैया ने जो थ्योरी दी थी वो सही है, हमें एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, हमें हर एक का प्रेशर पता है। मगर बहुत ज्यादा आगे चल के देखा गया कि नहीं यार, हर जगह पे ये फॉलो नहीं हो रहा। देखो तो राउल्स लॉ क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन क्या है? जो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, और नॉन आइडियल क्या है? जो नहीं करता है। अब यहां प्रॉब्लम है, डज नॉट इक्वल टू, है ना। अब जब यहां पे डज नॉट इक्वल टू लगा, इसका मतलब दो केस है, या तो पीटी की वैल्यू इससे ज्यादा होगी या पीटी की वैल्यू इससे कम होगी, है कि नहीं?
भाई आपने नॉट इक्वल टू लगा दिया है। अब यार नॉट इक्वल टू में तो दो केस बन जाएंगे ना, कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर आएगा वो थ्योरेटिकल प्रेशर से या तो ज्यादा आएगा या कम आएगा। बराबर आ गया तो राउल्स भाई साहब खुश हो जाएंगे क्योंकि उनका लॉ फॉलो करने लगेगा। तो बराबर तो आएगा ही नहीं। तो इसी वजह से नॉन आइडियल में दो केस हो जाते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। अब इसमें ज्यादा क्या है, पीटी। पीटी कौन है, एक्सपेरिमेंटल। तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादा का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए इसको बोला जाता है, प्यारे बच्चों इसको क्या बोला जाता है, पॉजिटिव डेविएशन। इसीलिए प्यारे बच्चों इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। अब कम का मतलब क्या होता है, निगेटिव, इसीलिए इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन। ये देखो, यदि एक्सपेरिमेंटल प्रेशर कम है थ्योरेटिकल प्रेशर से, जो थ्योरी से निकल रहा है टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का, और एक्सपेरिमेंट करके जो निकल रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करके कम निकल रहा है, थ्योरी से ज्यादा आया है तो निगेटिव डेविएशन, और एक्सपेरिमेंट में ज्यादा आ रहा है थ्योरी में कम आ रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। तो ये जो पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन टर्म है, गौर समझिएगा, जो पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन टर्म है, ये वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बोले गए, ये वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में बोले गए सॉल्यूशन के। पॉजिटिव का मतलब ज्यादा, निगेटिव का मतलब कम। तो एक्सपेरिमेंटल प्रेशर जो आया है, यदि वो थ्योरेटिकल प्रेशर से ज्यादा आया है तो पॉजिटिव डेविएशन, कम आया है तो निगेटिव डेविएशन। अब इसी बात को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इंट्रैक्शन के फॉर्म में। जगह कम है तो इंट्रैक्शन देखो, यदि कोई राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो मैंने आपको बताया था ए इंट्रैक्शन बराबर होगा बी इंट्रैक्शन के, और बराबर होगा ए बी इंट्रैक्शन के। ध्यान है सभी बच्चों को, पहली सिचुएशन में यही बात बताई थी। अब जब निगेटिव पॉजिटिव डेविएशन है तो अब जरा इसको देखो, तो चलो मैं अगले पेज में एक अच्छी सी टेबल बनाता हूं जैसे आप बातों को बहुत अच्छे से समझ सके। तो देखो इस पेज में हम लोग नई टेबल का काम करते हैं। एक तरफ मैंने लिखा आइडियल सॉल्यूशन, मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। एक तरफ मैंने लिखा नॉन आइडियल, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और नॉन आइडियल में दो केस, एक पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है बच्चों, और एक निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन। अब सभी प्यारे बच्चे अच्छे से इस बात को समझेंगे एक एक करके कि ये क्या चल रहा है और कैसे चल रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो सबसे पहले उसका इंट्रैक्शन क्या होगा, इंट्रैक्शन। यदि कोई आइडियल सॉल्यूशन है तो ए इंट्रैक्शन बराबर होगा ए आइडियल मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बी इंट्रैक्शन बराबर होगा ए बी इंट्रैक्शन। ये सॉल्यूट का है मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट, और ये सॉल्वेंट सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट सॉल्वेंट, है कि नहीं प्यारे बच्चों। अब जरा मेरी बात को समझिए, अपने आप सारी बातें निकल आएंगी, बस तुम एक चीज पे फोकस रखो, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पे फोकस रखना, वेपर प्रेशर ज्यादा पॉजिटिव, कम निगेटिव, बराबर आइडियल, ठीक। अब पकड़ना, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ही तो सॉल्यूशन है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होना। अब बताओ वेपर प्रेशर ज्यादा कब होगा, जब वेपर ज्यादा होगी, और वेपर ज्यादा कब होगी, जब इंटरेक्शन कम हो। क्यों दोस्तों, बताओ ना यार प्लीज यार। भाई जब इंटरेक्शन कब होगा तो आसानी से मॉलिक्यूल क्या होंगे, वेपर फेज में चले जाएंगे, और आसानी से मॉलिक्यूल वेपर फेज में चले गए तो वेपर ज्यादा बनाएंगे, और वेपर ज्यादा बनाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा। इसका मतलब यदि पॉजिटिव डेविएशन लाना है तो वेपर ज्यादा बननी चाहिए, और ज्यादा वेपर बनने के लिए इंटरेक्शन कम होना चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन है वो कम होगा, किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से। सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हमेशा बराबर होता है, प्योर लिक्विड के इंटरेक्शन को बराबर सपोज किया गया है। ये देखो, ये बात समझ पा रहे हो कि सॉल्यूशन का इंटरेक्शन कम कैसे ले लिया मैंने। ये देखो, ये कैसे समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन में टिक करने को आएगा ना, तो रट्टा थोड़ी मारना है। रट्टा मारना होता तो फिर हम लोग कुछ और सब्जेक्ट लेते यार, केमिस्ट्री क्यों लेते, केमिस्ट्री तो प्योर साइंस है, बस उसको समझना आना चाहिए, है कि नहीं। तो जरा देखो भाई, प्रेशर ज्यादा लाना है तो प्रेशर ज्यादा लाने का मतलब यार सॉल्यूशन में इंटरेक्शन कम होना चाहिए, बस यही तो लिख दिया। इसका मतलब इंटरेक्शन कम होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। अब निगेटिव डेविएशन,
डेविएशन टर्म किसके रिस्पेक्ट में है, ये ध्यान रखना, डेविएशन टर्म किसके रिस्पेक्ट में है, वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम लाना है, निगेटिव का मतलब कम, कम लाना है। तो यदि इंट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी तो वेपर का प्रेशर कम आएगा ना दोस्त। तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, यहां पर सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन ज्यादा होगा, किससे, सॉल्यूट सॉल्यूट से और सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, पहला पॉइंट। अब जो दूसरा पॉइंट समझो, डेल्टा एच इंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, ये वैल्यू क्या है, 0। क्यों, ए इंट्रैक्शन को ब्रेक किया, बीबी इंट्रैक्शन को ब्रेक किया, ए बी इंट्रैक्शन फॉर्म किया। तो जितने पावर के इंट्रैक्शन को तुम ब्रेक कर रहे हो उतने ही पावर का इंट्रैक्शन फॉर्म हो रहा है। तो चेंज इन एनर्जी 0। क्यों, ब्रेक करने में 10 लगी, इसमें भी ब्रेक करने में 10 लगी और निकली कितनी, 20। कैसे, 2 ए फॉर्म हुए, 2 बी फॉर्म हुए, तो 2 ए बी इंट्रैक्शन फॉर्म हुए, तो चेंज कितना हुआ, 0। तो यदि डेल्टा एच की वैल्यू 0 है तो वो आइडियल है। अब इधर आ जाओ, गौर समझना, पास टू डेविएशन कब आया था, जब इंट्रैक्शन कम हुआ। इंट्रैक्शन कम होगा तो एनर्जी कम निकलेगी। ये इंट्रैक्शन स्ट्रांग है तो यार इनको ब्रेक करने में एनर्जी तुमने ज्यादा दी, और ये इंट्रैक्शन वीक है तो निकली कम। सॉल्यूट वाले में निकलती है, सॉरी सॉल्यूशन वाले में निकलती है। क्यों, ए और बी आपस में आके मिलते हैं, मिलने से क्या हुआ, इंट्रैक्शन हुआ, इंट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी निकली, है ना। ये हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में भी होता है ना, जनरल लाइफ में भी। और सॉल्वेंट सॉल्वेंट को हम ब्रेक कर रहे हैं तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो गौर समझो, यहां पर एनर्जी दी और यहां पर निकली कम क्योंकि इंट्रैक्शन कम है, और देनी ज्यादा पड़ गई। तो जब देनी ज्यादा पड़ गई और निकली कम तो ये तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। और मेरे दोस्त एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव। बात समझ पाए, अब इधर आओ, ए इंट्रैक्शन ज्यादा है, देनी कम पड़ रही है। क्यों, क्योंकि ए और बीबी कम इंट्रैक्शन है, ए और बीबी वीक इंट्रैक्शन है, तो देनी कम पड़ी ब्रेक करने के लिए। मगर जो इंट्रैक्शन फॉर्म हुआ ए बी का वो बहुत स्ट्रांग है, तो जितना स्ट्रांग इंट्रैक्शन उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि फॉर्म हो रहा है। इंट्रैक्शन फॉर्म होने पे एनर्जी रिलीज होती है, इंट्रैक्शन को ब्रेक करने पे एनर्जी देनी पड़ती है। तो यार यहां पर क्या हुआ, निकली ज्यादा है और देनी कम पड़ी है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा ऐसे। अब तीसरा पॉइंट, चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, जब इंट्रैक्शन है, चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, 0। क्यों, जितने इंट्रैक्शन के मॉलिक्यूल पहले थे उतने ही इंट्रैक्शन के मॉलिक्यूल अभी हैं, तो ना तो वो ज्यादा श्रिंक करेंगे और ना एक्सपेंड करेंगे। क्यों, इंट्रैक्शन में चेंज ही कहां है। इंट्रैक्शन में चेंज आने की वजह से भैया अट्रैक्शन लगा तो श्रिंक कर गए, अट्रैक्शन कम हुआ तो फैल गए, और अट्रैक्शन सब सेम ही है तो सेम ही जगह ऑक्युपाई करेंगे। तो वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा, 0। अब यहां चेक करो, गौर से बताइएगा, इंट्रैक्शन क्या हो गया है, कम हो गया है। यदि मेरे दोस्त इंट्रैक्शन कम हो गया है तो एक्सपेंड करेगा ना। क्यों, सॉल्यूशन एक्सपेंड करेगा, सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन कम है और सॉल्यूशन का इंट्रैक्शन कम है तो सॉल्यूशन फैलेगा तो बाद वाला वॉल्यूम ज्यादा हुआ। हमेशा डिफरेंस क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल ये दोनों है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन फैल गया है तो वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि सॉल्यूशन माइनस वो होना है। अब इसमें जस्ट अपोजिट हो गया है, सॉल्यूशन हमारा क्या है, सिकुड़ गया है, श्रिंक कर गया है। क्यों, क्योंकि ए बी इंट्रैक्शन ज्यादा है। जब सॉल्यूशन बना तो इंट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो एक दूसरे के क्या हो गए, चिपक गए, मतलब सिंक कर गए तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो फाइनल कम हो गया, इनिशियल ज्यादा है तो माइनस साइन आएगा ना। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पॉइंट, डेल्टा जी। डेल्टा जी का साइन हमेशा ध्यान रखना सबके लिए सेम है। क्यों, प्रोसेस हो रहा है ना, यदि कोई भी प्रोसेस होता है तो डेल्टा जी का साइन कैसा आएगा, निगेटिव। क्यों, प्रोसेस होना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना, चाहे पॉजिटिव डेविएशन हो चाहे निगेटिव डेविएशन हो, सॉल्यूशन तो सब में बनना है ना मेरे दोस्त यार। अब हम अच्छा पढ़ाएं चाहे खराब पढ़ाएं मगर प्रोसेस तो हो ही रहा है, तो डेल्टा जी तो निगेटिव होगा ही ना मेरा है। तो सॉल्यूशन राउल्स लॉ वाला बने या राउल्स लॉ वाला ना बने उससे क्या फर्क पड़ता है, डेल्टा जी तो निगेटिव होगा क्योंकि सॉल्यूशन तो दोनों में ही बनना है ना मेरे भाई।
तो सभी सिचुएशन में डेल्टा जी कैसा आएगा, निगेटिव। क्यों, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब जरा देखो डेल्टा एस टोटल और डेल्टा एस सिस्टम, ये सब ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होंगे, दोनों में, सब में ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्यों, आपको पता है मोल बढ़ेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। दो मोल मिला रहे हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जा रहा है, तो टोटल एंट्रोपी भी बढ़ेगी और एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी बढ़ेगी। टोटल एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी बढ़ेगी। टोटल एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी बढ़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने एक साथ लिख दिया है। टोटल एंट्रोपी भी बढ़ेगी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी बढ़ेगी, हर जगह यही लिख लेना है। तो क्या है, सॉल्यूशन आइडियल बने या नॉन आइडियल बने, नंबर ऑफ मोल ऑफ लिक्विड तो बढ़ ही रहे ना यार, मिक्सिंग तो हो ही रही है। तो जब मिक्सिंग हो रही है तो एंट्रोपी बढ़ रही है, बस किसी में कम बढ़ेगी किसी में ज्यादा बढ़ेगी, तो हमें वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमें तो ऑर्डर लिखना है, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। तो एंट्रोपी क्या है, चेंज इन एंट्रोपी की वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। ग्रेटर देन जीरो का मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन में कुछ तो प्रॉपर्टी ये पूछी जाती है, समझ पाए हो कैसे किया है मेरे दोस्त। पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन का टर्म किसके रिस्पेक्ट में आया है, वेपर ज्यादा बनाने के। वेपर ज्यादा बन रही है तो पॉजिटिव डेविएशन, वेपर कम बन रही है तो निगेटिव डेविएशन। और ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है इंटरेक्शन। ये कौन डिसाइड करता है, इंटरेक्शन। तो इंटरेक्शन पे फोकस रखो, यदि सोल्यूशन बनाने में इंटरेक्शन कम हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन, सोल्यूशन बनाने में इंटरेक्शन बढ़ गया तो निगेटिव डेविएशन। और आपको लगता है कि सोल्यूशन बनाने में इंटरेक्शन एक जैसा है तो आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, क्या, यदि आपको लगता है हमने दो को मिलाया है और जो बना है उसका इंटरेक्शन उन्हीं के आसपास का है तो आइडियल। आपको लगता है मिलाने से इंटरेक्शन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, मिलाने से इंटरेक्शन ज्यादा हो जाएगा तो निगेटिव डेविएशन। क्यों, नाम जो है वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, तो इंटरेक्शन पर फोकस रखिए और ये प्रॉपर्टी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, एग्जाम्पल। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है एग्जाम्पल का, यहां पर आपको ज्यादा फोकस रखना है क्योंकि यहां पर कोई फार्मूला नहीं है, एक थ्योरी अप्लाई करनी है। पॉजिटिव आइडियल का एग्जाम्पल, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल कैसे पकड़ा जाए, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, और निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल कैसे पकड़े जाए। तो यहां पर थोड़ा सा हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। कैसे रखना पड़ेगा, जरा देखो, कॉन्सेप्ट को समझिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन आते हैं तो और समझिएगा कॉन्सेप्ट। देखो यार, यदि आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो आपको लगता है कि जैसा सॉल्यूट का इंटरेक्शन था वैसा ही सॉल्वेंट का है और वैसा ही सोल्यूशन का है तो आइडियल होगा। अब किसी ने कहा सर हमको कैसे लगेगा, तो दोस्त मैं बताता हूं, जैसे आपने मिलाया प्रोपेन, कौन है, हाइड्रोकार्बन, तो उसमें कौन सा इंटरेक्शन हुआ, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। फिर मिलाया हेक्सेन, हेक्सेन क्या है, हाइड्रोकार्बन, तो उसमें भी कौन सा इंटरेक्शन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन। अब मिलके क्या बने, हेक्सेन और प्रोपेन, उनके बीच में भी कैसा इंटरेक्शन है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, तीनों लगभग एक ही जैसे है ना, आइडियल होगा, ऐसा कह रहा हूं। तो जैसे किसी ने कहा यार क्या करा, हम लोगों ने हेक्सेन लो, बेंजीन और टाइलुइन मिला दिया, तो दोनों एक ही जैसे तो हैं, है तो आइडियल होंगे। किसी ने कहा सर हमने क्या किया है, CH3Br और CH3Cl मिला दिया है, ये भी अल्काइल हैलाइड, ये भी अल्काइल हैलाइड, और मिलने पर भी अल्काइल हैलाइड इंटरेक्शन। देखो भाई, पहले क्या है, अल्काइल हैलाइड इंटरेक्शन, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड इंटरेक्शन, जब मिल गए तो भी अल्काइल हैलाइड इंटरेक्शन, तो एक ही जैसा इंटरेक्शन तो है तो आइडियल है। किसी ने कहा यार हम लिख रहे हैं CCl4 प्लस CBr4, बताओ कैसा सोल्यूशन होगा, तो यार एक ही जैसा इंटरेक्शन है, क्या होगा, आइडियल होगा। अब पॉजिटिव को जरा समझो, पॉजिटिव डेविएशन में इंटरेक्शन कम होना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड किसके लिए, वेपर के लिए, ज्यादा वेपर बनानी है तो ज्यादा वेपर बनाने के लिए इंटरेक्शन कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब मिलाने से इंटरेक्शन कम हो जाए। कैसे, गौर से देखो, वाटर में मैंने क्या डाल दिया, जरा देखिएगा अच्छे से समझिएगा, आप चाहो तो दूसरा कोई भी उठा सकते हैं। पहले अल्कोहल, किसी ने कहा यार हम अल्कोहल में डाल दे रहे हैं क्या, देखो CH2,
अब जरा मेरी बात बताइए, अल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब CH2 डाल दोगे तो CH2 उसके बीच में घुस जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक हो जाएगी ना भाई। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। अब CH2 डालने से क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी, नहीं, तो इंटरेक्शन तो वीक हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर रहा हो, इंटरेक्शन वीक हो रहा है तो कैसा हुआ, पास टू डेविएशन। इसी तरह देखो, अल्कोहल को वाटर में डाल दो, जरा समझिएगा, वाटर में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में वीक होती है। अब पहले वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी बहुत स्ट्रॉन्ग, अब तुमने वाटर और अल्कोहल मिक्स कर दिए तो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, मगर उसके रिस्पेक्ट में कम आई, क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, तभी वाटर का मेल्टिंग पॉइंट कितने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और वही इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वाटर का एक्सेप्शनली बॉइलिंग पॉइंट जो हाई होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, क्यों, क्योंकि वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अल्कोहल से। तो जरा देखो, आपने स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई वो वीक वाली हुई, वाटर अल्कोहल, तो इसका मतलब इंटरेक्शन कम हुआ, इंटरेक्शन कम हुआ, पॉजिटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन में आप देखो, HNO3 प्लस वाटर, जरा समझना, HNO3 एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मगर जब पानी में जाएगा तो आयनिक हो जाएगा, और जब पानी में गया आयनिक हो गया तो जरा बताना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। बात समझ पाए भाई, HNO3 कोवेलेंट कंपाउंड था, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन था, तुमने उसको पानी में डाल दिया, पानी में डालने से क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, आयोनाइज हो गया तो H आयन और क्या आ गया NO3 आयन, और ये आयोनाइज हो गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, और जब फोर्स स्ट्रांग होंगे तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो निगेटिव डेविएशन है। किसी भी एसिड को डालते हो, जैसे H2SO4 को डाल दो तो भी निगेटिव डेविएशन का केस है, क्योंकि ये आयोनाइज हो जाएगा। अब इसी तरह से ये देखो, एसीटोन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसीटोन। अब एसीटोन में हमने क्या डाल दिया, क्लोरोफॉर्म, तो जरा देखो, एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नहीं, मगर एसीटोन में जब क्लोरोफॉर्म डाल देते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इस तरह की, ऐसे, तो इंटरेक्शन डेवलप हो गया। एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, क्लोरोफॉर्म में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, जब मिला दोगे तो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन और एसीटोन के ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब इंटरेक्शन डेवलप हो गया, इंटरेक्शन डेवलप हुआ तो यार क्या होगा, निगेटिव डेविएशन, क्यों, इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा तो वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो प्रेशर कम आएगा। अब किसी बच्चे के कान खड़े हो गए होंगे, अच्छा सर क्लोरोफॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कर सकता है, आप तो कहते थे FON करता है, तो ये हाइड्रोजन तो FON से अटैच ही नहीं, कार्बन से अटैच है। वेरी गुड, कितने टैलेंटेड है यार, पकड़ लिया तुमने सर की बात को। अब जरा समझो, क्लोरोफॉर्म एक एक्सेप्शनल टाइप का केस है, उसके पास 3 क्लोरीन है, तो 3 क्लोरीन के -I इफेक्ट की वजह से वो हाइड्रोजन इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन बना पाता है। ऐसे कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है, मगर क्लोरोफॉर्म वाला करता है, क्योंकि उस कार्बन से 3 हेलोजन अटैच है, और तीनों हेलोजन का I इफेक्ट जब उस पर लगता है तो वो हाइड्रोजन काफी पॉजिटिव हो जाता है, और इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है कि वो इसके कीटोन के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन बना ले देता है, और उसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एक स्पेशनल मतलब एक एक्सेप्शनल टाइप के या कुछ अलग टाइप के केस है, रेगुलर आप वही याद रखो जो बताया गया है। तो देखो, आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन सेलेक्ट करने को आएगा तो थोड़ा टफ होगा। थोड़ा टफ क्यों होगा, क्योंकि फार्मूले से नहीं निकलना है, थोड़ा सोचना है, और जो सोचना है वो भी दिखेगा नहीं, है ना, तो थोड़ा सा आइडिया लेना है, जितना आइडिया तुम लेते हो उतना ही हम भी लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को हम दोनों लोग एक अप्रोच से ही सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं कि हमारा ही सही सॉल्व हो रहा हो, क्योंकि अप्रोच ही तो लगाओगे मेरे दोस्त यार दोनों लोग, तो याद ध्यान रखिएगा अप्रोच लगानी है। यदि जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के इंटरेक्शन एक जैसे समझ में आए तो आइडियल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से इंटरेक्शन बढ़ता दिखे तो निगेटिव डेविएशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से इंटरेक्शन कम होता दिखे तो पॉजिटिव डेविएशन। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने से इंटरेक्शन सब एक जैसे लग रहे हैं तो आइडियल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से लग रहा है इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो निगेटिव डेविएशन, क्योंकि इंटरेक्शन बढ़ेगा तो वेपर कम बनेगी, ठीक, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से आपको लग रहा है इंटरेक्शन कम हो रहा है तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया, इसी जगह बताता हूं। निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को, निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। एजियोट्रॉपिक क्या कहते हैं? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये देखो, निगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। जब डेविएशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या है? ज्यादा, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ये मैं पढ़ा चुका हूं। यदि वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, तो पॉजिटिव डेविएशन वाले को बोला जाता है, देखिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, सॉरी, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको क्या बोलेंगे? इसका वेपर प्रेशर क्या है? कम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये देखो, तो कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट लिखे होंगे तो पकड़ोगे कैसे? यदि वो इनमें से कहते हैं कौन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, तो तुम देखो कौन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। यदि आपसे कहा जाए सेलेक्ट द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इसका मतलब तुम नॉन आइडियल सॉल्यूशन सेलेक्ट करो। यदि वो कहते हैं सेलेक्ट द सॉल्यूशन विच इज बिलोंग टू मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, तो पॉजिटिव डेविएशन सेलेक्ट करो, क्योंकि वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब वो कह रहा है ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर सेलेक्ट करो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, तो मिनिमम डेविएशन वाला सेलेक्ट करो। क्यों? वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब चलो हम लोग जरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल गैस? देख लेते हैं। आइडियल गैस का डेल्टा एच 0 होता है। अब देखो ये क्या है? ये ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल, और ये क्या है? कैलकुलेटिंग। इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0। बिल्कुल सही है। क्यों? पीटी बराबर ये था। अब यदि ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो ये क्या है? ये हमारा है कैलकुलेटिंग, मैंने अभी बताया था, और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल। तो यदि ये बराबर है तो इनका डिफरेंस कितना आएगा? 0 आएगा, है कि नहीं? तो 0 लिखा है, तो ये भी आइडियल का है, ये भी आइडियल का। इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ना तो ये आंसर है ना ये आंसर है। इंटरनल एनर्जी चेंज भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं है। डेल्टा जी हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है, चाहे आइडियल सोल्यूशन बने चाहे नॉन आइडियल सोल्यूशन बने। विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन? आइडियल सोल्यूशन में ये 0 होता है, ये 0 होता है, पीछे पढ़ाया है। इंट्रोपी 0 नहीं होती, ये भी 0 होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मगर इंट्रोपी क्या होती है? ग्रेटर देन 0 होती है। तो कौन 0 के बराबर नहीं है? तो इंट्रोपी। देखो ये क्या है? सोल्यूशन ऑफ एसीटोन और एथेनॉल, इसको जरा पकड़ो। एसीटोन ऐसा होता है, एथेनॉल ऐसा होता है। अब मेरी बात को जरा समझिएगा। एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना? एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपने एसीटोन डाल दिया, एसीटोन उसके बीच में घुस जाएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर देगा। तो जरा बताओ, पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, मिलाने से हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो गई है, तो इंटरेक्शन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? पहले बेचारे के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी और तुम जाके उसके बीच में बैठ गए हो, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म हो गई है, तो इंटरेक्शन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है ना? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक कर देते हो सोल्यूशन बनने से, तो इंटरेक्शन कम हो रहा है, तो डेविएशन कैसा होगा? पॉजिटिव। इंटरेक्शन कम होगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी तो पॉजिटिव डेविएशन। तो पूछ क्या रहा है? कौन सा डेविएशन होगा? तो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ राउल्स लॉ होगा। नेक्स्ट, अब इसको जरा देखो यार। ऑल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन एक्सेप्ट, सभी सोल्यूशन आइडियल हैं, किसको छोड़कर? तो जरा देखिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और जब मिला दोगे तो भी हाइड्रोकार्बन, ये तो आइडियल हुआ। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, मिला दोगे तो भी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड, ये भी आइडियल हुआ। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, सॉरी एल्काइल नहीं, एराइल हैलाइड, बेंजीन लगाया ना C6H5, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, मिलाने पर भी इंटरेक्शन कैसा? एलाइल हैलाइड, सेम टाइप का है, तो आइडियल।
यहां देखो अल्कोहल, यहां पे इंटरेक्शन कैसा था, एल्काइल लाइट, यहां पे क्या थी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेचारे ने फॉर्म कर रखी है, उसके बीच में जाके कूद के बैठ गया कौन, C2H5 आई है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या कर दी, कम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दोगे, बेचारे की बॉन्डिंग कम हो जाएगी, बॉन्डिंग कम हो गई तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन के केस, आइडियल तो होगा नहीं। तो इनमें से कौन है जो आइडियल सिचुएशन को फॉलो नहीं करता, तो यही नहीं करेगा। आइडियल सोल्यूशन, ठीक है, फॉर्म्ड व्हेन इट कंपोनेंट इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, सही है। हैव नो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, बिल्कुल सही है। डेल्टा V भी 0 होता है और डेल्टा H भी 0 होता है यदि वो आइडियल है। बोथ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब सी आंसर होगा, है ना, सॉल्युबिलिटी से लेना देना नहीं है। अच्छा अब क्या है, थैंक यू बच्चों, इसको तो तुम जानते ही होगे, कर ही लोगे, इसमें तो हमें मेरी जरूरत नहीं है ना यार, इसको तो कर ही लोगे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। देखो सारे प्यारे बच्चों, पढ़ाई करना बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, हिम्मत मत हारना, जोश कम मत करना, ध्यान रखिएगा, जो लगातार मेहनत करेगा वही जीतेगा, ठीक है, नहीं तो फिर वही कहानी फिर से सुना दी जाएगी कि एक खरगोश था एक कछुआ था। तुम ध्यान रखिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, जी जान लगा के पूरी मेहनत करो। मैं थक नहीं रहा हूं, तुम भी थको नहीं, मैं थक नहीं रहा हूं, तुम भी थको नहीं, क्यों, क्योंकि मैं दौड़ के आके बेटन तुम्हें दे रहा हूं। अब पता चला तुम धीरे दौड़ोगे